गंगा यमुनी तहजीब अगर हिंदुस्तान में कहीं शुरू हुई तो वो आगरा से शुरू हुई। आगरा ने अगर सूर दिए तो आगरा ने गालिब भी दिए। अकबर ने आगरा को एक ऐतिहासिक पहचान दी। आगरा हिंदी और उर्दू दोनों का ओरिजिन प्लेस रहा है। आगरा का कल्चर बहुत वाइब्रेंट है। चौधरी चरण सिंह, शंकर दयाल शर्मा, पंडित मोतीलाल नेहरू आगरा कॉलेज के छात्र रहे। आगरा को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर ने एक इसे प्रसिद्ध शहर बनाया है जो दुनिया भर में टूरिस्ट को आकर्षित करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आगरा अपने अंदर एक पूरे इतिहास को समेटे हुए है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आगरा कॉलेज के प्रोफेसर मिस्टर अनुराग पारीवाल, जो हमें बताएंगे आगरा शहर के बारे में, उसके इतिहास के बारे में और उन चीज़ों के बारे में जिसे आप अब तक नहीं जानते थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24 में। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और आगरा के फेमस आगरा कॉलेज में आप कितने समय से पढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं डॉक्टर अनुराग पालीवाल वर्तमान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, आगरा कॉलेज आगरा। सेंट पीटर्स से मेरी स्कूलिंग हुई है। उसके बाद सेंट जॉन्स से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा, और आगरा कॉलेज आगरा से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है। सौभाग्य से मैं आगरा कॉलेज में ही पढ़ा रहा हूँ। 2015 से और आज तक मैं आगरा कॉलेज आगरा में कार्यरत हूँ। इतिहास विभाग को देख रहा हूँ। स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि BA ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेस को मैं आगरा कॉलेज में ले रहा हूँ। सर, आगरा शब्द का मतलब क्या है? जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आगरा को अग्रवन भी कहा जाता था, उसके बारे में बताइए। ये कहा जाता है कि ऋषि अंगिरास हुए थे, तो ऋषि अंगिरास के नाम पर इसका जो नाम है इस शहर का या इस भूभाग का और इस क्षेत्र का, वो आगरा पड़ा। लेकिन एक ओपिनियन ये भी है कि महाराजा अग्रसेन के नाम पर इस शहर का नाम या इस क्षेत्र का नाम अग्रवन पड़ा। ये जो है आगरा, इसको आर्यवन भी कहा गया। वो आर्यवन इसलिए कहा गया कि ये माना जाता था कि भारत में जब आर्यों का प्रवेश हुआ तो पहले वो आगरा के इस क्षेत्र में आकर के सेटल्ड हुए। इसके बाद टॉलमी बहुत बड़े नामी गिरामी भूगोलवेत्ता भी थे, इतिहासकार भी थे, ग्रीक फिलोसोफर भी थे। तो टॉलमी ने इसका ओरिजिनल नाम जो दिया वो आगरा दिया। देखा जाए तो आगरा के दो इतिहास हैं। पहला वो जब सिकंदर लोदी के ज़माने में आगरा को बसाया गया, और दूसरा वो जब अकबर के ज़माने में इसको बसाया। इन दो ज़मानों को आप कैसे देखते हैं, उसके बारे में बताएं। देखिए, सिकंदर लोधी ने आगरा को एक पहचान दी। सिकंदर लोधी ने आगरा को स्थापित किया। सिकंदर लोधी ने आर्किटेक्चरल फीचर्स आगरा को दिए। सिकंदर लोधी ने आगरा को डेवलप करने की कोशिश की। पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की, अफगान और पर्शियन। लेकिन जो प्रॉपर डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, वो डेवलपमेंट आगरा का अकबर के ज़माने में हुआ, क्योंकि अकबर ने आगरा को एक ऐतिहासिक पहचान दी। और ऐतिहासिक के साथ साथ अगर मैं ये कहूँ कि राजनीतिक पहचान दी तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि अकबर ही वो ऐसे शासक हुए जिन्होंने आगरा को अपनी कैपिटल के रूप में स्थापित किया। और आगरा न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के पटल पर स्थापित करने का काम अगर किसी ने किया तो वो अकबर ने किया। और पूरे विश्व में आगरा की जो पहचान स्थापित हुई वो सिकंदर लोधी के बाद अगर हुई तो वो अकबर के शासनकाल में हुई। और 1707 के बाद धीरे धीरे ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में पांव फैलाने लगी। और आपने देखा होगा कि एक नए इतिहास ने जन्म लिया जिसे कि हम ब्रिटिश हिस्ट्री कहते हैं। और जिस मानसिकता के साथ वो आए थे
कि हमें हिंदुस्तान को लूटना है, हमें हिंदुस्तान को बर्बाद करना है, हमें हिंदुस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए करना है, अपनी उन्नति के लिए करना है और अपनी सोशल, इकोनॉमिक और टेरिटोरियल एम्बिशंस को पूरा करना है हिंदुस्तान के माध्यम से। वो उन्होंने किया, यानी कि आर्थिक रूप से इस देश को दिवालिया करने का काम अगर किसी ने किया तो वो ब्रिटिश सल्तनत ने किया। ये बात दीगर है कि उन्होंने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही रेलवे की नींव डाली इंडिया में। अगर रेलवे नहीं होती तो एक कनेक्टिंग नेटवर्क नहीं होता इस देश के पास। इस देश के पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण यानी कि सारी दिशाओं को जोड़ने का काम, स्वाधीनता सेनानियों के आवागमन यानी कि ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का काम बड़ा आसान हुआ रेलवे के नेटवर्क से। तो रेलवे ने हिंदुस्तान के पॉलिटिकल इमेंसिपेशन को बढ़ावा दिया। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने कोई आपके लिए नहीं किया था रेलवे, उन्होंने तो अपने लिए किया था कि गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक, बिजनेस एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हम करा सकें, ये और उनके इकोनॉमिक मोटिव्स पूरे होते रहें। लेकिन उन इकोनॉमिक मोटिव्स के पूरे होने के साथ साथ हिंदुस्तान का भी एक मोटिव पूरा हुआ कि जहां एक और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हमको देखने को मिला, वहीं हमने अपना जो टेरिटोरियल यूनिटी है, यूनिफिकेशन है, उसको भी बढ़ावा मिलता है। आगरा शहर जो है अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को लेकर बहुत फेमस है, जिनमें आगरा, फतेहपुर सीकरी, आगरा का लाल किला, एतमादौला, सिकंदरा, ये सारे मॉन्यूमेंट्स आते हैं। लेकिन आगरा का जब जिक्र किया जाता है तो सबसे पहला नाम जो आता है मॉन्यूमेंट्स की लिस्ट में वो ताजमहल है। सर, मैं ताजमहल के बारे में जानना चाहूँगी, उसके इतिहास के बारे में और वो चीज़ें जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। देखिए, शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में ये स्मारक बनवाया। जैसा कि सभी को पता है कि शाहजहां अपनी बेगम से बेपनाह मोहब्बत करते थे और उनकी याद में एक ऐसा वो मकबरा स्थापित करना चाहते थे जो उनकी मोहब्बत को प्रदर्शित करता हो। साहिर लुधियानवी साहब ने ताजमहल के लिए लिखा भी है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो ताजमहल 1632 में बनना शुरू हुआ, 1648 में जाकर के इसका निर्माण पूरा हुआ। ताजमहल को बनवाने में 20,000 मजदूर लगे उस जमाने में, जिन्होंने के ताजमहल को बना करके तैयार किया। ताजमहल के निर्माण में बहुत से प्रेशियस मेटल्स का इस्तेमाल किया गया। जेड है, जैस्पर है, एगेट है, कार्नेलियन है, लेपिस लेजुली है। ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं वो ताजमहल के अंदर लगे स्टोन्स, बहुमूल्य स्टोन्स, और ताजमहल को सफेद मकराना जो राजस्थान में है वहां से भी पत्थर मंगवाया गया, संगमरमर, और संगमरमर से ताजमहल का निर्माण किया गया। इसका जो आर्किटेक्ट था, जो चीफ आर्किटेक्ट था, उस्ताद ईसा खान, जिनको के ईरान से मंगवाया गया, जिसको के पर्शिया भी कहते थे। उस्ताद ईसा खान ने ताजमहल का नक्शा तैयार किया। उसके जो नाक नक्श हैं ताजमहल के, वो मोहब्बत को खुद ब खुद बयां करते हैं। और आज भी जितने हमारे फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन गेस्ट्स होते हैं, वो एक फरमाइश ज़रूर करते हैं, और अगर वो सपत्नीक हिंदुस्तान आते हैं तो वो ताज देखने ज़रूर आते हैं। आगरा में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग संस्कृति है। सर, आप आगरा के कल्चर को किस तरीके से देखते हैं, उसके बारे में बताइए। बड़ा पेचीदा प्रश्न आपने किया। आगरा के कल्चर, देखिए, सांस्कृतिक दृष्टि से आगरा
एक बहुत नायाब शहर है। जब हम हिंदुस्तान में गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं तो गंगा यमुनी तहजीब अगर हिंदुस्तान में कहीं शुरू हुई तो वो आगरा से। और सबसे बड़ी पहचान ये रही है कि आगरा हिंदी और उर्दू दोनों का ओरिजिन प्लेस रहा है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आगरा जो है वो गंगा यमुनी तहजीब का एक उदाहरण है। और यहाँ दोनों ही भाषाओं ने, दोनों ही कल्चर्स ने बड़े अपने बैलेंस को देखा है, संतुलन को देखा है। और ये जो साझी विरासत की संस्कृति है, इसने आगरा को एक अलग पहचान दी है। आगरा में आप ये देखें कि तरह तरह के पकवान, यहाँ का पेठा, यहाँ की दाल मोठ, यहाँ की बेड़ई और जलेबी, यहाँ का समोसा, मतलब एक पेठा और दाल मोठ ही नहीं, यहाँ की एक एक चीज नायाब है, एक एक चीज बेजोड़ है। यहाँ के लोग इतने मिलनसार हैं और उनके दिलों में इतनी मिठास है। इस भागम भाग के दौर में भी आगरा एक ऐसा शहर है जो दिलों से कनेक्टेड है। तो आगरा का जो कल्चर है वो बहुत वाइब्रेंट है। सर, आगरा एक ऐसा शहर है जहाँ से बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज निकली और उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है। सर, मैं उनके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। आगरा ने अगर सूर दिए तो आगरा ने गालिब भी दिए। आगरा ने नजीर अकबराबादी दिए। आगरा ने एक ऐसा धर्म जो हिंदुस्तान में अपने तरीके का अनूठा धर्म था, दीन इलाही, उसको पूरी दुनिया को दिया, जो कि शहंशाह अकबर ने चलाया था। बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकारों ने यहाँ जन्म लिया, यहाँ रहे। गोपाल दास नीरज, सोम ठाकुर, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा कमलेश जैसे लोग, तानसेन, है ना, ये सारी बड़ी पर्सनैलिटीज जो हैं, जो कल्चरल प्रोमिनेंस रखती हैं, वो कहीं ना कहीं आगरा में रहीं, आगरा में बसीं। तो कहने का मतलब ये है कि आगरा पुण्यात्माओं की धरती रही है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के प्रधानमंत्री बने, वो आगरा कॉलेज के स्टूडेंट रहे। शंकर दयाल शर्मा जो भारत के राष्ट्रपति रहे, वो आगरा विश्वविद्यालय के छात्र रहे, सेंट जॉन्स कॉलेज के स्टूडेंट रहे। पंडित मोतीलाल नेहरू आगरा कॉलेज के छात्र रहे। पंडित हृदयनाथ कुंजरू आगरा कॉलेज के छात्र रहे। कॉलेज और आगरा अपने आप में एक बड़ा अनोखा इतिहास समेटे हुए हैं। आगरा में एक ऐसी हवेली है जहां भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग आए, आगरा कॉलेज में एडमिशन लिया और 6 महीने आगरा में रहकर नूरी दरवाजा, उस नूरी दरवाजे की एक बिल्डिंग में भगत सिंह यहां 6 महीने रह करके पढ़े। सर, आगरा कि उन चीज़ों को मैं आपसे जानना चाहती हूँ जिनके बारे में एक आम इंसान नहीं जानता है, उसके बारे में आप बताइए। मुगलों ने आगरा में आर्थिक तौर पर एक बड़ी नायाब चीज दी थी, बाजार का स्पेशलाइजेशन। किसी एक कमोडिटी का बाजार एक जगह पर केंद्रित था और वहां केवल वही चीज मिला करती थी। जैसे आप आगरा के बाजारों को नाम, आज भी वही नाम चलते चले आ रहे हैं, नाई की मंडी। ऐतिहासिक संदर्भ ये है कि वहां केवल शहर के जितने नाई थे, संभावना है कि वो एक ही जगह बैठा करते हो। ईंट की मंडी, लोहा मंडी। अब लोहा मंडी यानी कि वो क्षेत्र जहां केवल लोहा बिकता था। रुई की मंडी, सेब का बाजार, घिया मंडी। तो ये सारी जो एक आर्थिक पहलू मैंने उजागर किया,
और ये शायद आम व्यक्ति की सोच के बाहर की चीज है कि मुगलों ने मार्केट को डेवलप किया और एक इंटीग्रेटेड मार्केट का कंसेप्ट उन्होंने आगरा से शुरू किया। सर, आपने अभी तक अपनी पूरी जर्नी में, अपने करियर में जिन किताबों को लिखा है उनके बारे में बताइए। मैंने अभी तक 2 किताबें लिखी हैं। एक किताब जो मेरी प्रकाशित हो चुकी है नई दिल्ली से, वो है सोशियो रिलीजियस थॉट्स ऑफ गांधी एंड अंबेडकर, अ कंपैरेटिव स्टडी। दूसरी पुस्तक है मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 से और 1757 तक। ये जो पुस्तक है जो दिल्ली से प्रकाशित हुई है, इसमें गांधी और अंबेडकर के सामाजिक और धार्मिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन है। दूसरी किताब जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर एक कोर्स बुक जो है वो लिखी गई है, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय इतिहास के लिए और विशेष तौर पर मध्यकालीन इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बड़ी उपयोगी पुस्तक साबित हुई है। इसमें 1206 का मतलब ये है कि जो स्लेव डायनेस्टी थी और इस्लामिक रूल का जो उदय हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के और प्लासी के युद्ध तक का जो इतिहास है, 1757 चूंकि प्लासी के युद्ध का काल है, तो ये जो 450-500 वर्षों का जो इतिहास है, जिसमें के मुस्लिम शासन से लेकर के और अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक काल तक का इतिहास समेटा हुआ है। बहुत सरल भाषा में पठनीय सामग्री विद्यार्थियों के लिए दी गई है, जो उनके लिए बड़ी उपयोगी साबित हो रही है। सर, अभी जो जनरेशन है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आप हिस्ट्री पढ़ने के लिए किस किताब का सजेशन उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, हिस्ट्री की कई धाराएं हैं, तो इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके बगैर कोई विषय नहीं है। तो मैं ये चाहूँगा कि अगर एंशंट इंडिया की बात करें तो आप D.N. झा को पढ़ें, आप B.D. महाजन को पढ़ें, आप D.D. कौशाम्बी को पढ़ें, आप रोमेला थापर को पढ़ें, आप R.C. मजूमदार को पढ़ें। बहुत सी किताबें हैं प्राचीन भारत में। के.सी. श्रीवास्तव एक बहुत अच्छी किताब है प्राचीन भारत के ऊपर। उसी प्रकार मेडिवल इंडिया पर भी बहुत सी पुस्तकें लिखी गई हैं। खालिक निज़ामी को आप पढ़िए, इरफान हबीब साहब को पढ़िए, और कुछ मेमोयर्स जो मुग़ल साम्राज्य में कुछ लोगों ने लिखे हैं उनको भी पढ़ना, जो प्राइमरी सोर्सेज में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि इतिहास क्या है। मॉडर्न इंडिया में भी इसी तरीके से बहुत से राइटर्स हैं, B.L. ग्रोवर हैं, बिपिन चंद्रा हैं, सुमित सरकार हैं, और बहुत से राइटर्स हैं जिनको कि हमारे छात्र छात्राएं पढ़ें। तो ये थे हमारे साथ आगरा की फेमस कॉलेज, आगरा कॉलेज के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर मिस्टर अनुराग पारीवाल, जिन्होंने आगरा के इतिहास के बारे में बताया और आगरा से संबंधित उन चीज़ों के बारे में बताया जिनके बारे में शायद ही आप जानते हों। ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज़, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।